फ्रेंड्स, निफ्टी में आज फिर से हमें एक गिरावट देखने को मिल गई है। 1% से भी ज़्यादा की गिरावट निफ्टी में हमें आज मिल गई है। तो अब क्या होगा? क्या अब निफ्टी ऊपर नहीं आ सकता? आप इस वीकली चार्ट को देख के मुझे बताइए। यहाँ से जो हम काउंटिंग कर रहे हैं वो 1 2 3 के बाद 4 की रिट्रेसमेंट रेंज है 23 to 38%। ये जो वेव 4 की नॉर्मल रिट्रेसमेंट रेंज है, यहाँ पे निफ्टी सपोर्ट ले सकता है और वेव 4 कंप्लीट कर सकता है। और इस रेंज के 38% को अभी भी निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया है। आज जो निफ्टी ने लो लगाया है वो है 22,786 और 38% आ रहा है 22,667। तो अभी भी इससे 100 पॉइंट नीचे है ये 38% का लेवल, जिसको निफ्टी ने अभी ब्रेक नहीं किया है। राइट। तो ओवरऑल यहाँ पे मैं ये नहीं बोल सकता कि मार्केट गिरता जा रहा है तो मार्केट शायद नेगेटिव है, ऐसा मैं अभी भी नहीं सोचूंगा। मैं क्या करता हूँ, अभी ये जो डिक्लाइन है उसको एक बार फिर से हम 2 आवर चार्ट में देख लेते हैं, जो हम बार बार एक ही चार्ट देखते आ रहे हैं, जहाँ पे इसको हम ए बोल रहे हैं, इसको इरेगुलर बी बोल रहे हैं। और यहाँ से वेव सी का प्रोजेक्शन 100 to 123% वो अभी ब्रेक हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि वेव सी जो है 123% से ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं हो सकता है, ये तो 161% भी हो सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, उसके साथ साथ वेव सी के अंदर 1 2 3 4 5 को भी तो आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे हमने किया ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और 5th का प्रोजेक्शन निकाला था 100%, जो कि ज़्यादातर केसेस में वेव 5 जो है वो 100% को ब्रेक नहीं करता। अब यहाँ पे इसने कर दिया है। अब कौन से जो प्रोजेक्शन के लेवल्स है, हमारे पास 8 वेव्स है, राइट, 8 वेव्स है, उसमें से कौन से वेव के प्रोजेक्शन 100% से ज़्यादा होते हैं? तो वो वेव सी है या तो फिर वो वेव 3 है। ये दो ही ऐसे वेव है जिसके प्रोजेक्शन 100% से ज़्यादा होते हैं। राइट। तो अगर मैं इसको सी कंसीडर करूं, राइट, पहले मैं सी की बात कर लेता हूं। अगर मैं सी कंसीडर करूं तो ये आगे वाला डिक्लाइन जो है वो ए का हो जाएगा, राइट, और ये हो जाएगा हमारा वेव सी। तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ से जो डिक्लाइन है वो एक इरेग्युलर करेक्शन बन रहा है, वो इस तरीके का एक व्यू बन जाएगा हमारा। अगर वो 3 है तो 3 के लिए मैं अभी नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि ये 38% तो अभी भी ब्रेक नहीं हुआ है। तो वेव 3 का सोचने का मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही बड़े डिक्लाइन की एक्सपेक्टेशन रखना होगा, अगर मैं ये सोचूं कि ये वेव 3 है, राइट। तो अभी के लिए तो मैं ये ही सोचता हूँ कि अगर ये एबनॉर्मल नहीं है वेव 5 तो वो सी हो सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से जो डिक्लाइन है वो एक करेक्टिव डिक्लाइन हो सकता है। उस केस में भी अगर ये करेक्टिव डिक्लाइन है तो उस केस में भी यहाँ से बाउंस हो सकता है। दोनों ही केस में अगर ये एक्सटेंडेड वेव 5 है तब भी ये बाउंस हो सकता है, और उस केस में यहाँ तक बाउंस आ जाना चाहिए, क्योंकि वेव 5 100% तक रिट्रेस करता है जब वो एक्सटेंडेड हो। लेकिन उससे पहले हमारे पास 2 इम्पॉर्टेंट लेवल है। एक तो ये वेव 5 का 38%, राइट, अगर ये 5 है या वेव सी है, दोनों ही केस में 38% के ऊपर जाता है तो हम पॉजिटिव मान सकते हैं, राइट, क्योंकि तभी ये वेव 3 नहीं हो सकता, राइट। तो इसीलिए हम 38% का यूज़ करते हैं। तो ये 38% आ रहा है 23,336 और ओवरऑल वेव सी का रिट्रेसमेंट आ रहा है 23,577। तो ये 2 लेवल जो है अभी के लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये 2 लेवल को ब्रेक करता है तो निफ्टी यहाँ से पॉजिटिव बन सकता है। यहाँ पे इंटरनल ने हमने कोशिश की थी एंडिंग डायगोनल एक्सपेक्ट करने की, लेकिन यहाँ से बाउंस ऊपर गया, फिर उसके बाद डिक्लाइन भी लो को ब्रेक कर दिया। और इंटरनल अगर हम देखें तो वो भी एंडिंग डायगोनल के 100% को ब्रेक कर सकता है, तो वो पॉसिबल अब नहीं है। हम क्या करते हैं, यहाँ से फ्राइडे से जो डिक्लाइन हुआ है सिर्फ और सिर्फ उसी डिक्लाइन पर अगर फोकस करें तो हमें कल के लिए कुछ प्लान मिल सकता है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ उस डिक्लाइन का काउंटिंग अगर यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ जो फ्राइडे से शुरू हुआ है, तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 और 5 एक इम्पल्स के बाद ये 1 और 2 हो सकता है।
3 के अंदर अगर हम काउंटिंग देखें तो ये 1 और 2 और यहाँ पे 3, उस 3 के अंदर भी 1 2 3 4 और 5, उसके बाद ये है 4 जो कि इसके 38% को ब्रेक नहीं किया है। उसके बाद वेव 5 जो है वो मिनिमम प्रोजेक्शन 38% अचीव कर चुका है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक वेव 3 हो सकता है, राइट। अब इस वेव 3 का रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो ये 23 to 38% ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज हम बोल सकते हैं निफ्टी के लिए। 22,950 के ऊपर अगर ट्रेड करता है निफ्टी तो ये यहीं से पॉजिटिव बन जाएगा, फिर इस डिक्लाइन को हम छोड़ देंगे। लेकिन अगर इस रेंज में ये रेजिस्टेंस लेता है, जैसे कि यहाँ से ये बाउंस करके रिट्रेस किया है और कल मान लीजिए कि यहाँ पे 3 वेव में ये यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस लेता है, तो एक और डिक्लाइन हमें वेव 5 का देखने को मिल सकता है। उस केस में हमें क्या करना होगा, इस वेव 5 का प्रोजेक्शन निकालना होगा। पहला पॉइंट यहाँ पे, दूसरा पॉइंट यहाँ पे और तीसरा पॉइंट इस रेंज में जहाँ पे भी हाई बनेगा वहाँ पे रखेंगे तो हमें नीचे की तरफ 38 to 61% मिल जाएंगे। उस रेंज में एक और डिक्लाइन दे सकता है निफ्टी अगर इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पाता है तो, राइट। तो इमीडिएट मूव के लिए हमारे पास क्या है, 22,950 को अगर ये ब्रेक नहीं कर पाता है कल मॉर्निंग में तो वहाँ से हमें एक 38 to 61% की रेंज में फिर से इसके वेव 5 का डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। और उस डिक्लाइन पे जब भी कोई लो बनेगा तो उस लो पे हम ये दो रिट्रेसमेंट है उसको शिफ्ट कर देंगे। अभी जो है हमने आज के लो से निकाले हैं ये दोनों 38%। अब अगर वाकई में जो हमने डिस्कस किया स्मॉलर टाइम फ्रेम में उस रेंज में ये 950 के ऊपर नहीं जा पाता, 22,950 के ऊपर, तो जो भी नया लो बनाता है उस नए लो से ये दोनों 38% हम निकालेंगे, पहला यहाँ से और दूसरा यहाँ से। तो 38% शिफ्ट हो सकते हैं इमीडिएट मूव पे अगर ये 22,950 को ब्रेक नहीं कर पाता है तो इस हिसाब से आपको कल के लिए मॉर्निंग में अपना प्लान मिल जाएगा। ओवरऑल जो है 22,667 अभी भी ब्रेक नहीं किया है तो ज़्यादा नेगेटिव मत सोचिए और काउंटिंग के बारे में भी उतना मत सोचिए कि क्या काउंटिंग हो सकता है, कहाँ पे गलती हुई होगी, उतना मत सोचिए। हायर टाइम फ्रेम में जब तक ये ब्रेक नहीं हुआ तब तक कुछ ज़्यादा यहाँ पे उटपटांग सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से अगर शार्प फॉल आता है तो ही कुछ काउंटिंग में चेंज हो सकता है, वो देखेंगे, करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ये ब्रेक नहीं होता है तो फिर इन दोनों लेवल को ब्रेक होने का वेट कीजिए, वहाँ से मार्केट पॉजिटिव होने के चांसेस बढ़ जाएंगे।